हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन, जिसमें ये जो आपके प्लेट्स हैं, जो संधारित्र के प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से संलग्न अवस्था में रखे गए हैं। संलग्न मतलब कि एक दूसरे से पास पास रखे गए हैं और यहाँ पे ये कुछ स्पेशल टाइप के संधारित्र बन रहे हैं और इनकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। कि इनकी तुल्य धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे। और बिल्कुल आप 30 सेकंड के अंदर इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आपको देख कर लग रहा होगा कि नहीं, इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इस वीडियो को देख लेने के बाद मात्र इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम सिमेट्री पे आधारित ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ये जो परिपथ दिए गए हैं ये थोड़ा जटिल परिपथ है, लेकिन आप इनको भी बहुत आसानी से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो उसको बताने से पहले अगर जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको ये दिया गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अभी तक आप जब संधारित्र देख रहे थे तो कोई भी एक समांतर प्लेट संधारित्र बनाने के लिए कम से कम 2 प्लेटों की आवश्यकता पड़ती थी। मान लीजिए कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसको बनाने के लिए 2 प्लेट। वैसे ही मान लीजिए कि आपको 3 संधारित्र बनाने हैं, एक ये एक और एक और, तो कम से कम ये 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स लगते थे। लेकिन यहां पे हम केवल 1 2 3 4 प्लेट का यूज करते हुए 3 हम संधारित्र बना लिए हैं। यहां पर भी 4 प्लेट का यूज करते हुए 3। यहां पे आप देख सकते हैं 5 प्लेटों का यूज, 1 2 3 4 5 प्लेटों का यूज करते हुए 4 संधारित्र बना दिए हैं। वैसे यहां पे हम 7 प्लेटों का यूज करते हुए कितने संधारित्र बना दिए हैं, 6 संधारित्र बना दिए हैं। तो यहां पे इस तरह से संधारित्र बनाने में हमें जो संधारित्रों की संख्या ज्यादा हो जा रही है और प्लेट्स क्या है, कम है। अब इन स्थिति में इनका जो आपकी तुल्य धारिता है उसे कैसे ज्ञात करते हैं, इसको देख लीजिए। हम चुटकियों में इसका सलूशन कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इसको देखिए। बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आप देखिए। सबसे पहले जितने भी संधारित्र दिए गए हैं इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं इनका, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए पहला है संधारित्र का ये जो प्लेट है, इन सारे प्लेटों को हम क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। ये दूसरा प्लेट है, ये तीसरा प्लेट है और ये क्या है, चौथा प्लेट है, ठीक है। हमने नंबरिंग कर लिया। अब हम देखेंगे कि पॉइंट ए से कौन कौन सा प्लेट जुड़ा हुआ है। तो यहां पे मान लीजिए कि जो पॉइंट ए है उसको हम यहां पे लिख लेंगे। पॉइंट ए को हमने यहां लिखा और इस ए पॉइंट से कौन कौन से प्लेट जुड़े हुए हैं उनको यहां पे ए के साथ लिख लेते हैं। तो पॉइंट ए से जो प्लेट जुड़े हुए हैं वो पहला और तीसरा प्लेट जुड़ा हुआ है। तो यहां पे पहला और क्या लिख लेंगे, तीसरा लिख लेंगे और यहां पे एक डॉट लगा देंगे। इस डॉट का ये मतलब है कि ये डॉट इस एक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 को भी ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही यहां पे एक और डॉट लगाएंगे और यहां पे बी पॉइंट लिखेंगे और यहां जो बी पॉइंट से जुड़े हुए जो ये प्लेट है वो 2 और 4 है। तो यहां पे 2 और 4, तो इस डॉट का मतलब ये 2 को भी प्रदर्शित कर रहा है और 4 को भी प्रदर्शित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखेंगे कि ये जो C1 है, ये जो C1 है वो किसके किसके बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है। तो आप देखेंगे 1 यहां पे है, मतलब 1 यहां पे है और 2 यहां पे है। तो इसके बीच में एक हम संधारित्र जोड़ देंगे जो क्या होगा, आपका C1 हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में। अब देखिए दूसरा किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो 2 और 3 के बीच में एक संधारित्र जोड़िए और ये कौन सा संधारित्र है, C2 है, तो C2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए कि यहां पे आपके कौन कौन सा है, C3 किसके किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे ये आप एक और इस पॉइंट से इस संधारित्र को जोड़ दीजिए और क्या है, ये C3 है। अब आप देखेंगे तो ये तीनों संधारित्र किस संयोजन में है, ये तीनों संधारित्र आपके समांतर संयोजन में है। और आप जानते हैं समांतर संयोजन में जो संधारित्र होते हैं तो उसकी तुल्य धारिता कितनी हो जाती है, C हो जाती है। जितने भी हो उन सबको हम जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब ये सब भी समानांतर में है। कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आपको बताया गया था कि समानांतर में, यहां से अगर कोई धारा स्टार्ट करेंगे तो ये धारा यहाँ पे 3 भागों में विभाजित हो जाएगी, 3 तरफ जाएगी। एक कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, ठीक है। और ये आकर यहाँ पे
समाप्त हो जाएगी, ये आकर यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ये आकर यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धाराएं 3 डायरेक्शन में बढ़ जा रही हैं, तो अलग अलग धाराएं जा रही हैं अलग अलग संधारित्रों में। तो ये संधारित्र क्या हो जाएंगे, आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे, और इसकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, EQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये बस आपका आंसर हो गया। इस फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आप जानते हैं समानांतर क्रम को पहचानने का ये तरीका आपको बताया गया था, और जब कोई भी 3 श्रेणी क्रम में हो तो जो धारा इसमें आ रही है वही धारा इसमें जा रही है। अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाता है। तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए ये सेकंड, जैसा आपको जो तरीका बताया गया उसी तरीका को अपनाते हुए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से आप पॉइंट ए लिखेंगे, ए पॉइंट के साथ किससे किससे ये जुड़ा हुआ है, पहले इसका नंबरिंग करेंगे तब पॉइंट लिखेंगे। तो इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, ये जो प्लेट है वो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है, चौथा है। C1 है 1 और 2 के बीच में। तो पहले यहाँ पे ए किससे किससे जुड़ा है इसको हम लिख लें। ए किससे जुड़ा है, ए पहले प्लेट से और चौथे प्लेट से जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 4 लिख लेंगे। यहाँ पे बी लिखेंगे तो बी तीसरे और दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे C1 किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो आप देखेंगे एक पॉइंट यहां बनाएंगे, तो 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो यहां से एक ये संधारित्र यहां पे जुड़ा हुआ है, ये C1 है, तो हमने इसको यहां पे C1 को जोड़ दिया। यहां पे C1 को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ऐसे, ठीक है। अब C2 2 और 3 के बीच में है, मतलब ये जो हमारा C2 संधारित्र है ये प्लेट 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। और आप देखेंगे ये जो प्लेट 2 और 3 है वो कहां पे है, इसी पे है, इधर 3 नहीं है, ये दोनों एक ही इसी बिंदु पर है। तो बच्चों जब इस तरह का स्थिति आए कि एक ही बिंदु पर ये दो, मतलब कोई संधारित्र हो जो जिसके जो प्लेट्स हो वो एक ही बिंदु पर है, तो वो संधारित्र हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, इसका मान खत्म। ये इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी, कोई भी उसमें आवेश नहीं जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई बल्ब जलाना है, और मान लीजिए किसी बल्ब को जलाना और एक ही तार आप लेकर गए हैं। आप सोचें कि ये एक बैटरी का कोई, यहाँ पे एक बैटरी है और बैटरी का एक ही तार यहाँ पे क्या कर दें, यही वाला तरवा यहाँ ले जाके सोचे कि ये बल्ब जल जाएगा, तो नहीं जलेगा ना, इसको यहाँ पे ले जाकर मिलाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो ये प्लेट है वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इस वाले संधारित्र का कोई मतलब नहीं हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर चाहें तो आप इससे लेकर मतलब कि इसको फिर से लाकर इसके दूसरे एंड को इसी तरवे में जोड़ दीजिए, तो क्या इसका परिपथ पूरा होगा। जब परिपथ ही नहीं पूरा होगा तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं, मतलब इसमें कोई आवेश जाएगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये इसी में इसका सर्किट पूरा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये खुला हुआ सर्किट हो जाएगा और ये बल्ब नहीं जलेगा। इसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो जब इस तरह का केस आए तो इस तरह के जो संधारित्र होंगे उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका C2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब C3 कितना हो जाएगा, C3 जो है, C3 किसके किसके बीच में है, देखिए 3 और 4 के बीच में है, तो 3 यहां पे है और 4 यहां पे है, तो 3 से लेकर आए इस तरह से, और यहां पे आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा C3। अब देखिए C1 और C3 किस कॉम्बिनेशन में हो गया। अब यहां से देखें तो यहां से कोई धारा आप स्टार्ट करेंगे तो ये धारा यहाँ पे क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, तो ये दोनों भी समानांतर क्रम में हो जाएंगे, पार्श्व क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता होगी CEQ, इसको तुल्य धारिता कहा जाएगा, वो कितना हो जाएगा, C1 प्लस C3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इससे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। चलिए बच्चों अब देखिए थर्ड में भी वही, थर्ड में लेकिन अब क्या, तुल्य धारिता नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि अगर ये सारे जो प्लेट हैं वो V वोल्ट की बैटरी से ऐसे जुड़े हुए हों तो इस पे टोटल पे आवेश कितना आएगा, मतलब कि इस पूरे सिस्टम पर आवेश कितना आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अगर V आपको दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है और Q निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस टोटल
की धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता निकल जाएगा तो बहुत आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू भी दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, यही तो C इक्विवेलेंट, पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट निकालना है। तो C इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये सिस्टम लिख रहे हैं, यहाँ पर 1, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, यहाँ C1 C2 C3 नहीं दिया गया है। यहाँ पे इस प्लेट की एरिया A और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D, A और D, मतलब सबके बीच का, सबकी जो धारिता होगी वो क्या होगी, समान होगी, क्योंकि सबके प्लेट की एरिया मतलब कि क्षेत्रफल समान है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी क्या है, समान है। तो हर जगह ये सेम होगा, मतलब कि हर जगह अगर यहाँ पे लिखा जाए, मान लीजिए कि इसका, अगर इसका आप C लिख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होता है धारिता का, एप्सिलॉन नॉट और प्लेट की एरिया अपॉन में क्या होता है D, जब इसके बीच में कुछ भी नहीं रखा गया हो, एयर हो। तो आप जानते हैं कि ये आपके धारिता का फॉर्मूला होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बताया गया था, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये फॉर्मूला निकाला गया था, जब दोनों प्लेटों के बीच में क्या रखा गया हो, वायु रखा गया हो। तो अभी हम सपोज कर लें सबकी जो धारिता होगी वो C होगी, सबका प्लेट सेम है, सबका इसका क्षेत्रफल सेम है और दूरी भी सेम है, तो सबकी जो धारिता होगी वो क्या होगी, C होगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, सबसे ये 4 बने हुए हैं तो सबकी धारिता क्या होगी, C होगी। तो अब हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सा किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि यहां पे अगर हम A लिखते हैं, A के साथ कौन कौन, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो A के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा प्लेट, तो ये पहला, तीसरा और पांचवा प्लेट जुड़ा हुआ है। तो आप यहां पर लिख लीजिए पहला, तीसरा और पांचवा, इन तीनों के पोजीशन को ये पॉइंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको A लिख लीजिए, ठीक है। और B पॉइंट किससे किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे और चौथे से, तो यहाँ पे B पॉइंट बना लीजिए। और ये किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे और चौथे से, ये जो आपका B पॉइंट है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे ये पहला C है जो ये 1 और 2 के बीच में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लिख लें। ठीक है, तो ये जो पहला C है, ये C ही सब पे है, C। अभी C का वैल्यू हम निकाले ही थे, C का मान कितना होगा, आप देख रहे हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो हम इतना लिखने से बेहतर है अभी C लिखेंगे, जब इसकी वैल्यू पुट करना होगा तो पुट कर लेंगे। तो 1 और 2 के बीच में ये जुड़ा हुआ है पहला C, तो 1 और 2, 1 कहाँ है, यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो पहला ये C यहां पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दूसरा 2 और 3 के बीच में, 2 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो 2 और 3 के बीच में ये दूसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो आप जोड़ दीजिए 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ये भी C है। अब देखिए ये तीसरा किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है, 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में, आप देखिए 3 यहां पे है और 4 के बीच में ये तीसरा जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, C। ऐसे आप लिख लेंगे। ये चौथा कैसे जुड़ा हुआ है, चौथा जो आपका जुड़ा हुआ है ये भी C ही है, 4 और 5 के बीच में, तो 4 यहाँ पे है, तो 4 से ये 4 जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 से जुड़ गया यहाँ पे, आपने ऐसे इसको ले लिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये पॉइंट A है तो और ये पॉइंट B है, तो ये चारों भी किस कॉम्बिनेशन में, किस संयोजन में हुए, ये चारों भी समानांतर संयोजन में हुए, क्योंकि अगर यहां से कोई धारा स्टार्ट करेंगे तो सब में अलग अलग धारा जाएगी, बट के जाएगी, तो ये समानांतर क्रम में है। तो अगर इसका तुल्य अगर धारिता ज्ञात करनी है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये तुल्य धारिता जो होगा समानांतर क्रम में तो सब जुड़ जाएंगे, C प्लस C प्लस C प्लस C कितना हो जाएगा 4C, और C इक्विवेलेंट अगर लिखेंगे तो C का मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D है, तो इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, तो 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा इसकी तुल्य धारिता। और यहाँ पे इस बैटरी की पोटेंशियल कितना है, V है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V होता है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V हो जाएगा। बच्चों इसमें ये क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एक बुक है जो नूतन प्रकाशन से प्रकाशित होती है, और आप जानते हैं उसके जो लेखक हैं वो कुमार मित्तल है। तो ये कुमार मित्तल के बुक से ये दोनों आपके प्रश्न लिए गए हैं, ये दूसरा और तीसरा आप देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, हवा में नहीं बताया जा रहा है आपको। यूपी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, IIT नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा संभावना बनती है IIT नीट में पूछे जाने की। तो आप देखिए सेकेंडों में इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी भी जो लोग चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो इसको कर लें। तो चलिए हम देखते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों अभी तक तो हम सब में देख रहे हैं कि केवल और केवल कौन से संयोजन में आ रहे हैं, समानांतर संयोजन में सारे ये आपके
संधारित्र आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और भी, जितना भी ज्यादा लेना हो, जैसे भी लेना हो वैसे हम प्लेट को लिए हैं। अब 7 प्लेट यहाँ पे ले लिए हैं और इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, इसमें सीरीज भी आएगा, श्रेणी क्रम भी आएगा और समानांतर भी क्रम में आएगा। देख लीजिएगा कैसे आएगा, ठीक है ना। और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी जो तुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी, इसको हमें इस पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। अब देखिए ए पॉइंट, ए यहां पर लिख लीजिए आप। ए पॉइंट पे कौन कौन से हैं, इस पॉइंट ए पे कौन कौन से बिंदु हैं, तो ये देख लीजिए। ए से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ए से पहला और पांचवा जुड़ा हुआ है। ए से पहला और पांचवा आप लिख लीजिए। और ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे इसको ए लिख लीजिए और यहाँ पे इसको बी लिख लीजिए। बी से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तीसरा और सातवां, तीसरा और सातवां, ठीक है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये C1 किसके किसके बीच में है, पहले और दूसरे के बीच में। C1 जो है वो पहला यहाँ पे है, लेकिन दूसरा हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मान लीजिए कि दूसरा इसी में होता तो ये कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है दूसरा, तो हम यहां से पहले से स्टार्ट करेंगे और एक आपका ये कैपेसिटर यहां C1 लगाएंगे और यहां पे दूसरा लिख के छोड़ देंगे। दूसरा मान लीजिए नहीं है तो यहां पे हम कहीं भी दूसरा लिख के इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो C2 है वो किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। तो देखिए 3 तो है लेकिन 2 यहां पे है, तो आप क्या करेंगे, इसको लगा लेंगे, यहां से लेकर जाएंगे। ये 3 है और ये 2 है और इसके बीच में एक कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है ये पहला C1 है, तो ये क्या है, C2 है। ये C1 है और ये C2 है। तो आपने ऐसा देखा कि ये C1 C2 ऐसे जुड़े हुए हैं। अब जो ये तीसरा है 3 और 4 के बीच में, तो 3 तो यहाँ पे है, 4 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 3 से यहां लेकर आएंगे। 3 से एक कैपेसिटर ये C3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 4 नहीं कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 लिख के हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये C3 तो हमने क्या कर दिया, लिख दिया। किसके किसके बीच में था, 3 और 4 के बीच में था, 3 और 4 के बीच हमने लिख दिया। अब C4 4 और 5 के बीच में है, तो देखिए 4 और 5 तो यहाँ पे है, 5 है और यहाँ पे 4 है, तो इसके बीच में एक आप C4 जो कैपेसिटर है इसको क्या कर दीजिए, ऐसे जोड़ दीजिए। ये 4 है तो ऐसे हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए फिफ्थ जो है वो 5 और 6 के बीच में, पांचवा है 5 और 6 के बीच में। तो देखिए अब यहां पे पांचवा तो है, 5 6 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पे इसको क्या कर लीजिए, पांचवा ऐसे C5 लिख लीजिए यह कैपेसिटर, और यहां पे 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये छठा है, 6 और 7 के बीच में है, तो 6 यहां पे है और 7 के बीच में क्या है, छठा है, तो ऐसे आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहां से सपोज कीजिए कि अगर यहां से एक बिंदु से अगर कोई धारा निकल रही है यहां से, तो ये धारा इधर जाएगी, इधर जाएगी, इससे कुछ धारा इधर जाएगी, इधर आएगी, कुछ इधर आएगी। तो आप देखेंगे कि जो धारा इसमें आ रही है वही धारा यहां पे आई, वही धारा यहाँ पे आई और बी पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो धारा इसमें जा रही है C4 में वही C3 में आ रही है और यहाँ पे जाके क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। और जो धारा इसमें आई वही धारा इसमें आई और बी पे जाके क्या हो गया, ये बी पे यहाँ पे आके क्या हो गया, समाप्त हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो ये C1 और C2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, C4 और C3 भी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, C5 और 6 भी किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो बहुत आसानी से अगर इन दोनों को मान लीजिए ये C डैश हो जाएगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो C डैश, तो इसको लिख सकते हैं, कैसे बताया गया था, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, जो श्रेणी क्रम में C1 C2 अपान क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। वैसे इन दोनों का निकालेंगे तो C डबल डैश क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए C4 C3 या C3 C4 अपॉन C4 प्लस C3। ऐसे ही C ट्रिपल डैश इन दोनों का कितना, इन दोनों का क्या हो जाएगा, C5 C6 और अपॉन C5 प्लस C6 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों का अलग अलग, अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, C डैश बना रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, C डैश, तो यहाँ पर C डैश लिख लीजिए। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, C डबल डैश, तो यहाँ C डबल डैश लिख लीजिए। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, C ट्रिपल डैश, तो यहाँ C ट्रिपल डैश लिख लीजिए। अब देखिए ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, ये तीनों समानांतर क्रम में हो जाएंगे, तो C इक्विवेलेंट लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये C डैश, ये समानांतर क्रम में फॉर्मूला होता है C डबल डैश C ट्रिपल डैश, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, लिख लीजिए, ये
C1 C2 अपान C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा C3 C4 अपान C3 प्लस C4, और प्लस में ये कितना हो जाएगा C5 C6 अपान C6 या C5 प्लस C6, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन है वो सिमेट्री पे आधारित है। सिमेट्री क्या होता है, सममित जिसे कहते हैं हिंदी में हम, सममित क्या होता है बच्चों। अगर क्वेश्चन देखें तो आपको लगेगा कि कुछ एक ही जैसा, मान लीजिए कि ये दिया गया, यहाँ पे छूट गया है 2 माइक्रोफैराड का, इसका भी क्या होगा, धारिता होगा। तो आप देखें किसी लाइन के अबाउट आपको एक ही जैसी स्थिति दिखाई देगी, एक ही जैसा फिगर दिखाई देगा। अब बच्चों देखिए इसके इधर ये जो लाइन है, इसके इधर जैसे यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, वैसे यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, यहाँ पे एक संधारित्र लगा हुआ है, वैसे इधर भी संधारित्र लगा हुआ है, और दोनों पर जो इसका मान है वो समान है, ये एक बराबर है। तो अगर आपको ऐसे जिसके अबाउट सममित आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, अगर इस तरह से ये परपेंडिकुलर, मतलब कि आप जो ये ए और बी इस लाइन के अबाउट, मतलब ए और के बीच में आपको ज्ञात करना है, अगर आपको तुल्य धारिता, और इस तरह से ये मान लीजिए कि सममित है, तो इससे इसके अबाउट कोई भी धारा नहीं आएगी, कोई भी धारा नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इस वाले कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सममित के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु वाला कॉन्सेप्ट, इसको पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था आपको कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सममित वाला अभी मैं समझाने वाला हूं। सममित को समझने का सबसे आसान तरीका ये होता है बच्चों कि सबसे पहले ये जो भी फिगर दिया गया, जिन बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बैटरी जोड़ दीजिए। ठीक है, आपने यह एक बैटरी एक जोड़ दिया। अब ये जब पहले पहचान लिया कि सब इसके किसी के क्रॉस एक ही जैसा फिगर है, तो एक बैटरी जोड़ दिए, और यहां से आप धारा स्टार्ट किए। तो मान लीजिए कि अब यहां से जो धारा जाएगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे धारा बटेगा, यहाँ पे I1 धारा हो जाएगा और यहाँ पे I2 धारा हो जाएगा। ठीक है ना, ये I1 यहां तक पहुंचा, I2 यहां तक पहुंचा। आगे इसमें आएगा कि नहीं आएगा, इसको हमें समझना है। आगे इस वाले में कोई धारा आएगी कि नहीं आएगी, इसको हमें समझना है। अब बच्चों, अब इसको देखना है कि इसमें कोई धारा आएगी कि नहीं आएगी, तो आप क्या कीजिए, इस बैटरी के पोल को इन्वर्ट कर दीजिए, इसको बदल दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए। ठीक है, अब जब इसके बैटरी के पोल को बदलेंगे, तो आप फिर से इधर देखेंगे, तो इधर ये जब धारा इधर से ज्यादा स्टार्ट होगा, तो यहां से ये I1 आएगा। जैसे ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो जो धारा इसमें गई थी ऊपर वाला, वही धारा उसमें जाएगी, फिर इधर भी ये I2 धारा आएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 हम लिए थे, अगर ये बदल भी सकता है, एक ही जैसा स्थिति होना चाहिए। यहाँ पे 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे I1 धारा गया था, तो यहाँ पे I2 धारा आएगी। ठीक है ना, तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये I1, तो आप देख रहे हैं इधर से भी ये I1 धारा गया, इधर से भी I1 आ रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं कि जो धारा यहां गई वही धारा इधर से दिखाई दे रही है। यानी कि आप यहां कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पे जो धारा जा रही है वही धारा यहां पे जाएगी, इधर की तरफ कोई भी धारा नहीं आ रही, कोई भी विद्युत धारा नहीं आ रही है। जो धारा I2 यहां पे गई वही धारा इधर भी चली जाएगी, इधर की तरफ कोई भी धारा नहीं आएगी। और अगर मान लीजिए किस तरह से इसमें बैटरी जुड़ा हुआ है, तो ये इससे I1 धारा जाएगी, इससे I2 धारा चलकर फिर से यहाँ पे I मिल जाएगी, यानी कि इससे कोई धारा नहीं आई। जब बच्चों इसमें कोई धारा ही नहीं आएगी, तो इस वाले कैपेसिटर को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। ये कैपेसिटर ही नहीं है। और उसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस फिगर को, तो आप देखिए जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें आ रही है, यानी कि ये और ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में, ये और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो मान लीजिए कि कुछ ऐसे, ये पॉइंट ए है, इन दोनों का इक्विवेलेंट C डैश हो जाएगा, और इन दोनों का इक्विवेलेंट जो हो जाएगा C डबल डैश। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, तो पहले C डैश, इन दोनों का हम तुल्य निकालते हैं, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड का। तो ये श्रेणी क्रम में है, तो ये C डैश जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला श्रेणी क्रम में, अगर ये दोनों हो तो दोनों को ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 × 2 अपान 2 धन 2। अगर इसको जोड़ेंगे तो 4/4, इससे ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। C डैश कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए इस C डबल डैश अगर हमें निकालना है तो C डबल डैश कैसे निकालेंगे, ये दोनों भी कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इनको भी लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए 3 है तो 3 रहने दीजिए, 3 × 3 अपान 3 + 3, ये 9/6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 से
3 तरीके 9 और 3 दूना 6, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। अब ये और ये सी डैश और सी डबल डैश किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, समानांतर क्रम में। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सी डैश प्लस सी डबल डैश, यानी कि 1 धन ये 1 सी डैश 1 आया है और ये 3/2, इसको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका, 2 एकम 2 3 5/2 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका टोटल धारिता हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए आप 5th क्वेश्चन को सॉल्व किए, अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन को सॉल्व। अब बच्चों हम 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों यहां पर भी देखिए, इस वाले लाइन के अबाउट देख लीजिए, या इस वाले लाइन के अबाउट देख लीजिए, या इस वाले लाइन के मतलब इस वाले लाइन के अबाउट देख लीजिए। जैसे संधारित्र ऊपर है वैसे ही संधारित्र क्या दिए गए हैं, नीचे भी दिए गए हैं। तो यहां पर भी सममित दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर से एक बैटरी जोड़ देंगे इसमें। सपोज कीजिए कि एक ऐसा एक बैटरी हमने जोड़ा। अब देखिए यहां से ये 3 करंट ऐसे जा रही है, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। जो करंट मान लीजिए कि ये I1 करंट इधर से गई, इधर की तरफ I2, इधर की तरफ I3 गई। ठीक है, तो अभी तो ये तीनों सेम जाएगा, क्योंकि दो दो अलग अलग भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, I1 I2 I3 लिख लेते हैं। ठीक है, और यहां से जब बैटरी गई तो यहां पे आप देखें, यहां से अलग अलग ये करंट जाती, तो मान लीजिए कि ऊपर गया तो I1, तो इधर की तरफ ये I1, इधर की तरफ I2, इधर की तरफ क्या हो गया I3। तो आपने देखा कि यहां I2 जा रहा है तो इधर से I2 आ रहा है, यानी कि इस वाले धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर ये धारा इधर से जा रहा है और इधर से जुड़कर अगर इधर जाता, या इधर से आकर इधर जाता, या इधर आता, तो ये I2 नहीं रहता, कुछ ना कुछ इसके मान में क्या होता है, बदलाव आता है। ये बदल नहीं रहा है, इसका मतलब कि ये धारा जा रहा है तो किसी भी तरह से इस तरह से बढ़ के इधर यहां तक I1 ही आ रहा है। इसमें भले बढ़ रहा है लेकिन यहां तक I1 ही आ रहा है, और इधर ये I3 जा रहा है तो यहां तक ये I3 ही जा रहा है, ये इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये अपने धाराओं को इधर बांट नहीं रहा है, यानी कि ये धारा इधर आ ही नहीं रहा है। तो हम मान सकते हैं कि इस वाले लाइन से इसका ये, आप इसको वर्चुअल जंक्शन कह सकते हैं, मतलब कि आपको भ्रम करने वाला ये जंक्शन है। अगर इसको भ्रम करने वाला जंक्शन हटा दिया जाए, मतलब ये समझिए कि ये इससे जुड़ा ही नहीं है, कुछ यूं स्थिति है इसका। वैसे इसका भी कोई इससे कोई जुड़ाव ही नहीं है, कुछ यूं स्थिति है इसका। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना चाहें तो आप बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इतना काम कर लिए तो बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखिए, ये करंट इसमें गई है, ये धारा यहां तक गई है। अब यहां पे आने के बाद ये 2 भागों में बटेगी, यहां से ऐसे आएगी, ये करंट ऐसे होते हुए ऐसे यहां तक पहुंचेगी, और यही जो I1 जा रही थी वही यहां I1 पहुंच के B पे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, हमने तो बस समझने के लिए ये बैटरी को इन्वर्ट किया। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये हो रहा है। तो अगर यहां से देखा जाए तो ये धारा गई, तो सबसे पहले ये देखिए, ये और ये इसमें समान धारा जा रही है, तो ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम वहां पर C डैश लिखेंगे और इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकाला जाएगा तो वो C डैश हो जाएगा। और C डैश कितना हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2, 2 और अपान 2 धन 2, कितना हो जाएगा 4/4 कटेगा तो 1 माइक्रोफैरेड। ये कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरेड। तो ये दोनों मिलकर अब क्या हो जाएंगे, 1 माइक्रोफैरेड, इसको लिख लीजिए। अब ये देखिए, ये और ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड, ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, किस संयोजन में है, ये समानांतर संयोजन हो जाएगा, तो ये C डबल डैश हो जाएगा। तो C डबल डैश अगर लिखेंगे और समानांतर संयोजन में है तो दोनों को डायरेक्टली जोड़ देंगे, 2 धन 1 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर अब किस कॉम्बिनेशन कितना बता रहा है, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड ये हो गया। अब ये तीनों देख लीजिए, ये आपके C डबल डैश और ये आपका C डबल डैश और ये आपका ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 2 माइक्रोफैरेड, ये किस कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, आपका ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इन तीनों का श्रेणी क्रम कैसे निकलेगा, वो सपोज कीजिए कि C ट्रिपल डैश हो जाएगा, इन तीनों का जो तुल्य होगा तो 1 अपान, मान लीजिए कि 1 अपान इसको आप लिख सकते हैं, 1 अपान यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा
3 2 जा 2 3 जा, अगर इसको आप लिखेंगे तो 1/c ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा 8/6, और इसको आप कट करेंगे 2 से तो 2 3 2 चौको 8, यानी कि 4/3 माइक्रोफैरड। ये तो ये ऊपर जाएगा तो c ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा 3/4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर ये जो c ट्रिपल डैश बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर c ट्रिपल डैश और कितना बना रहे हैं 3/4 माइक्रोफैरड ये बना रहा है इसका। ठीक है, वैसे ही जैसे ये ऊपर इसका अभी आपने देखा जिस प्रकार से ये यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पे 2 था, हर जगह 2 था। तो जैसे ऊपर सिमेट्री थी, जैसे ही ऊपर ये फिगर था वैसे ही इस लाइन के नीचे भी था। तो इसी तरह से इन सब का निकाला जाएगा, इन सब का। तो ये क्या हो जाएगा, इन सब का जो इक्विवेलेंट होगा वो मान लीजिए C4 डैश हो जाएगा यहाँ, और ये भी कितना आएगा 3/4 माइक्रोफैरड ही इसकी भी तुल्य धारिता आएगी। अब देख रहे हैं हम बच्चों की यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, तो ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हम निकालेंगे तो सपोज कीजिए कि ये C5 हो जाएगा, C5 डैश। अब देखिए इन इस C4 डैश कितना हो जाएगा यहाँ, तो ऐसे ही सिमिलरली आप लिख लेंगे। इसी प्रकार C4 डैश कितना हो जाएगा 3/4 माइक्रोफैरड हो जाएगा। और यहां पे C5 कितना हो जाएगा, C5 दोनों किस कॉम्बिनेशन में थे, श्रेणी क्रम में थे, तो 2 × 2 धन 2 कितना हो जाएगा 4/4, यानी कि 1 माइक्रोफैरड। तो आप यहाँ पे C5 कितना हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये तीनों किसमें है बच्चों, ये तीनों में अलग अलग करंट जाएगी, और ये तीनों किसमें हो जाएंगे, आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे या पार्श्व क्रम में हो जाएंगे। तो सबका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सब समांतर में है तो जोड़ दीजिए, सब C ट्रिपल डैश सिर्फ C4 डैश प्लस C5, C ट्रिपल डैश प्लस C4 प्लस C5, ये क्या है, ये आप देख रहे हैं तीनों समानांतर क्रम में थे। अब जोड़ दीजिए 3/4 प्लस 1 प्लस 3/4। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आप एलसीएम 4 ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा 4, तो ये 3 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 3, तो 3 4 7 4 11/4 माइक्रोफैरड। तो इसकी तुल्य धारिता, इतना बड़ा आपका सर्किट था, इसकी जो तुल्य धारिता है कितनी आई 11/4 माइक्रोफैरड आई। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समन्वित पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।